नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नए पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने क्लास 12 सोशियोलॉजी के फर्स्ट बुक का वीडियो ऑलरेडी लेके आ रखा हूँ। आज हमारा उसी चैप्टर में, मतलब कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के बुक में आपके पास दो बुक है, तो दोनों बुक में ये दूसरा बुक है जिसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज मैं लेके आया हूँ। क्योंकि दोनों बुक के जो एमसीक्यू है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो एक तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ भी चुके हैं। आज हम दूसरे बुक की बात करेंगे और दूसरे बुक के अंदर टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोच लो कि अगर आप ये दोनों बुक के एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 20 नंबर का तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इन एमसीक्यू से आपके कई सारे बड़े क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकलता है। बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के सोशियोलॉजी बुक नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन सभी एमसीक्यू को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा कहता है, पहले नंबर पे, एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को डैश कहते हैं। जब कोई कंट्री किसी दूसरे देश के ऊपर जबरन या फिर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने आधिपत्य में ले लेता है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसके ऊपर शासन करना शुरू कर देता है, तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप उपनिवेशवाद कहते हो। इसका उदाहरण आप अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन करने को ले सकते हो, क्योंकि अंग्रेज जब हमारे भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तो इसे तो हम उपनिवेशवाद ही कहते हैं ना, क्योंकि वो हमारे सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से उन्होंने अपने कंट्रोल में भारत को ले रखा था। हालांकि भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर दूसरे देशों ने कब्जा करके उनकी संस्कृति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया है। तो ये सारी चीजें जो है ये उपनिवेशवाद कहलाता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, उपनिवेशवाद के दौरान मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन डैश एवं डैश है। अगर कोई देश दूसरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसके अंदर परिवर्तन के रूप में क्या देखने को मिलता है? तो परिवर्तन वहां पे उत्पादन के साधन में परिवर्तन देखने को मिलता है, वितरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया, उसे अपने कंट्रोल में लिया, तो इन्होंने यहाँ के उत्पादन के साधन में तो बदलाव किया ना। जैसे जो चीजें इनको बहुत फायदा दे रहा था, चाहे वो कपास हो, चाहे वो नील हो, या वो अफीम हो, ऐसे बहुत सारी खेती थी जिनको अंग्रेजों के द्वारा भारत में करवाया जाता था अपने फायदे के लिए। और वितरण या विपणन या व्यापार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो इन चीजों को अपने हिसाब से ही बेचते थे। तो उपनिवेशवाद के दौरान मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं वितरण को ही माना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड, हमारा अगला प्रश्न कहता है, डैश एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। डैश एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, मतलब हमारे पूरे विश्व में तो लगभग 2 ही 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में हमारे पास, हमारे भारत की जो तरीका है अर्थव्यवस्था को एब्जॉर्ब करने का तरीका है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नहीं तो बहुत जगह पे आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, साम्यवादी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि डैश एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। मतलब ये सार्वजनिक नहीं होता, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। प्राइवेट लोग इसे कंट्रोल करते हैं, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, राज्य स्तरीय हस्तक्षेप कम होता है, इसमें राज्य की कोई बहुत ज्यादा मतलब टीका टिप्पणी नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो पश्चिमी देशों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। पश्चिमी देश जितने भी हैं वो सभी कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, डैश एवं डैश दोनों जुड़ी हुई प्रक्रियाएं। तो देखिए कौन सी ऐसी दो प्रक्रिया हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है? तो अगर हम शहरीकरण और औद्योगिकरण या फिर नगरीकरण या औद्योगिकरण को देख लें, तो शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण भी जुड़ा हुआ है।
औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के बिना एक दूसरे का विकास होना संभव नहीं है। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण दोनों जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, दोनों एक दूसरे के साथ आपस में रिलेशन में है, संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में सड़कों पर बाएं चलना, ब्रेड ऑमलेट खाना, नेक टाई पहनना उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें हमें सत्य और असत्य को बताना है। आप हमारे भारत में जैसा कि देखते हो, भारत की जो व्यवस्था है, भारत के अंदर जो संस्कृति है, जो आजकल और बदल चुकी है। पहले की संस्कृति और अभी के संस्कृति में काफी अंतर देखने को मिलेगा आपको। पहले सड़कों पे भोजन नहीं होता था, सड़कों पे लोग खाते नहीं थे। हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से सड़कों पे बैठ के खाने की परंपराएं नहीं रही है। लेकिन उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजों के आने के बाद हमारी संस्कृति जो है वो मटिया मेट हो गई है। आज सड़कों पर बाएं चलने की पद्धति भी यही इसी का उदाहरण है। ब्रेड ऑमलेट खाना, ब्रेड ऑमलेट ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मोमोज है, पिज्जा है, बर्गर है, बहुत सारे फ्रेंच फ्राई हैं जो आजकल सड़कों पे रेडी पटरियों पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। टाई पहनना, गले में सूट टाई डालना, ये सब उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं है। तो ये गलत हुआ, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का हिस्सा है। हमारे भारत की अगर बात कर ले तो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से ही हमारे भारत के अंदर आया है। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आधुनिक नगर जैसे बंबई, कलकत्ता, मद्रास जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, कमजोर होते गए। यहाँ पे कुछ नामों को देख लीजिए, जैसे ये बंबई है जो अभी के समय में मुंबई हो गया, कलकत्ता है जो अभी के समय में कोलकाता हो गया, मद्रास है जो अभी के समय में चेन्नई हो गया। तो ये तीन पुराने शहरों के नाम है। हो सकता है कि आपसे इन शहरों के नए नामों को भी पूछ लिया जाए, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे आपको बंबई को मुंबई बताना है, कलकत्ता को कोलकाता बताना है और मद्रास को चेन्नई बताना है। ये जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए शहर थे वो कमजोर होते गए। तो देखिए ये सब जो शहर है, खासकर बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये सब उपनिवेशवाद के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान बहुत ज्यादा प्रचलित हुए, बहुत ज्यादा विकास किया। इसका एकमात्र कारण यहाँ पे समुद्री मार्ग का होना, बंदरगाह का होना था, जिसके माध्यम से अंग्रेज यहाँ पे आते थे, यहाँ पे व्यापार करते थे और यहाँ की चीजों को दूसरे जगह तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इन्हीं शहरों का मुख्य रूप से उपयोग करते थे। तो ये कमजोर नहीं हुए, ये विकसित हुए और ज्यादा डेवलप हुए। आज की बात देख लो तो कोलकाता कितना डेवलप है, मुंबई कितना डेवलप है और चेन्नई कितना डेवलप है, ये सब जानते हैं। हमारे देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली जितना डेवलप नहीं हो पाया, इससे ज्यादा मुंबई डेवलप है, इससे ज्यादा कोलकाता डेवलप है, इससे ज्यादा चेन्नई डेवलप है। तो ये सब जो है ये उपनिवेशवाद शासन में ही बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तटीय नगर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि तटीय नगर क्या है। तटीय नगर का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाले शहर। तो ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजी शासन हमारे भारत में चल रहा था, उपनिवेशवाद का दौर था, तो तटीय नगर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, बंबई, कोलकाता, मद्रास। तो अभी मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको समझाया था कि ये तीनों जो शहर थे, हालांकि इनके नाम अभी बदल चुके हैं, जैसे कि बंबई मुंबई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया और मद्रास चेन्नई हो गया। इन तीनों का विकास हुआ है क्योंकि ये तीनों तटीय शहर है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये वो शहर है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जहां पे समुद्री मार्ग है, बंदरगाह है, पोर्ट है, जिससे जहाजों का आना जाना बहुत आसान था। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में से ये सारे शहर जो हैं, मतलब उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये सारे शहर की भूमिका महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, व्यापार के लिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है किसके द्वारा भारतीय गांव पर नगरों के प्रभाव को लिखा गया। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके माध्यम से भारत के गांव पर
शहरों का प्रभाव बताया गया, मतलब जो सिटीज थे, जो शहर थे, उनका प्रभाव मतलब गांव के ऊपर भी था, जो दूर दराज के गांव थे उनके ऊपर शहरों का प्रभाव देखा गया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है एम एस ए राव, दूसरा है एम एन श्रीनिवास, तीसरा है ए आर देसाई, चौथा है सर सैयद अहमद खान। तो इन चारों में से एम एस ए राव के द्वारा यह बताया गया कि भारत के अंदर शहरों का प्रभाव गांवों के ऊपर भी देखने को मिलता है। भारतीय गांव पर नगरों अर्थात शहरों का प्रभाव देखा गया है। तो ये सारी चीजें किसने बताया? एम एस ए राव ने बताया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दिया था? आधुनिकीकरण एक ऐसा शब्द है जो अक्सर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो वहां पे आधुनिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आधुनिकीकरण की अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ए में है डैनियल लर्नर, बी में है डैनियल बेल, सी में है डैनियल थॉर्नर और डी में है डैनियल गुच। तो आधुनिकीकरण की अवधारणा को बताने वाले व्यक्ति डैनियल लर्नर थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे है? उपनिवेशवाद, पहले तो आपने उपनिवेशवाद को भी समझ लिया है कि उपनिवेशवाद कहते किसे हैं। मैंने उपनिवेशवाद के बारे में उदाहरण देके भी आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे है। उपनिवेशवाद का संबंध क्या राष्ट्रवाद से है, क्या प्रजातिवाद से है, साम्राज्यवाद से है या पूंजीवाद से? तो उपनिवेशवाद, ये तो पहले याद रखिए, ये पश्चिम के देश थे, पश्चिमी सभ्यता के देश थे, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें अमेरिका है। तो ये सारे पश्चिमी देश हैं और इनका संबंध कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रहता है। ये सभी देश अपने देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। पूंजीवाद इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? भारत के अंदर जो उपनिवेशवाद फैला या ब्रिटिश का शासन फैला या फिर अंग्रेजों का हुकूमत फैला, उसमें उनकी स्थापना करने में, मतलब भारत में उनको पैर जमाने में और विस्तार करने में किसका सबसे अहम योगदान रहा है? तो ए हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी हमारा कहता है लॉर्ड क्लाइव, सी कहता है वारेन हॉस्टिंगस और डी कहता है उपयुक्त सभी। देखिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद या फिर अंग्रेजों के पैर जमाने या फिर यहाँ पे व्यापार को विस्तार करने या फिर यहाँ पे फलने फूलने में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी थे, लॉर्ड क्लाइव भी थे और वॉरेन हॉस्टिंगस भी थे। मतलब इन तीनों का नाम आता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इनके विस्तार करने में उपयुक्त सभी का नाम आएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है सन 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 1995 की बात है। 1995 में भारत के अंदर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, गंदे जगहों पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन कहता है 250 लाख, दूसरा ऑप्शन कहता है 450 लाख, तीसरा ऑप्शन कहता है 300 लाख और चौथा ऑप्शन कहता है 500 लाख। तो सन 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले कुल जनसंख्या 450 लाख के पास था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वर्तमान स्थिति में, मतलब अभी के समय में, वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट टाइम में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर में बदलाव को क्या कहते हैं? अगर आप अभी की बात कर लो, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात कर लो, तो अभी के समय में अगर किसी स्तर पर या किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं? तो इस बदलाव को पहला ऑप्शन कहता है परिवर्तन, दूसरा कहता है मौसमी प्रवसन, तीसरा कहता है नगरीकरण और चौथा कहता है औद्योगिकरण। तो वर्तमान स्थिति में किसी भी स्तर पर अगर बदलाव होता है, किसी भी प्रकार का बदलाव होता है,
तो उसे हम परिवर्तन के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? यूरोप की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें, यूरोप और अमेरिका की सभ्यता से प्रेरित होकर अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, किसी भी प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है, तो इस प्रभाव से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है उपनिवेशवाद, ऑप्शन बी कहता है मौसमी प्रवसन और ऑप्शन सी कहता है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी कहता है मलिन बस्तियां। तो देखिए, यूरोप की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, तो ये पश्चिमी देशों से सीखकर अगर हमारी संस्कृति में किसी भी स्तर पर परिवर्तन या चेंजिंग या बदलाव देखने को मिले, तो इस शब्द को हम पश्चिमीकरण के नाम से जानते हैं, इसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचों के परिवर्तन से। समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या है? सामाजिक ढांचों में परिवर्तन है। यह कथन किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने बताया था, किसने कहा था? पहला है ऑप्शन जॉनसन, बी ऑप्शन कहता है ग्लीन तथा ग्लीन, सी कहता है डॉक्टर मजूमदार और डी कहता है मैकाइवर तथा पेजने। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य अर्थात मतलब सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होने से है, ये बात जॉनसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिकरण लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगर भारत में हम औद्योगिकरण की बात कर लें, उद्योग से जुड़े हुए परिवर्तन की बात कर ले, तो ये कितना पुराना है इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन में है 200, 300, 400 और 100। तो भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना पुराना है? तो आप देख लो ना कि आजादी से कुछ समय पहले ही 10-20 साल पहले ही हमारे भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। तो लगभग लगभग इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 100 वर्ष पहले। भारत में औद्योगिकरण लगभग 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष पहले से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। घटते हुए पूंजी निवेश तथा निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में उत्पादन नियोजन में वृद्धि डैश कहलाता है। घटते हुए पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास कम ही देखने को साथ साथ अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में उत्पादन नियोजन की वृद्धि हो रही है, इसे आप बी औद्योगिकरण के नाम से जानेंगे। औद्योगिकरण नहीं, उसके आगे आपको वी लगाना है, वी औद्योगिकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है योजना आयोग का गठन हुआ था कब? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए कहता है 1952 में, ऑप्शन बी कहता है 1951 में, ऑप्शन सी कहता है 1950 में, ऑप्शन डी कहता है 1953 में। योजना आयोग का गठन भारत के अंदर 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, योजना आयोग का गठन, तो इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इससे रिलेटेड बड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन कहता है के.टी. शाह, दूसरा कहता है एम.आर. शाह, तीसरा कहता है सुब्रत शाह, ऑप्शन डी कहता है हरीश पटेल। तो राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक के रूप में के.टी. शाह को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। के.टी. शाह राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ब्रिटेन के लिए सामान उतारने और चढ़ाने के लिए डैश जगह का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटेन मतलब कि जो अंग्रेज थे उनके लिए सामान उतारने के लिए और सामान चढ़ाने के लिए डैश जगह का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है रामपुर, सीतापुर, पर्वतपुरी, हाजीपुरी।
तो देखिए, ब्रिटेन के लिए सामान उतारना हो या सामान चढ़ाना हो, जो भी वो व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उसके लिए पर्वतपुरी जगह का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पर्वतपुरी लिखना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। जैसा कि हर एग्जाम में बोर्ड हो तो पूछा ही जाता है, ऐसे नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके स्कूल के एग्जाम में भी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है, 100% आता ही है, तो इसे ध्यान से समझ ले। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। मतलब भारत के लोगों को जो अंग्रेजी आता है, इंग्लिश आता है, इसके कारण पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का स्थान प्राप्त है। कारण कहता है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो देखिए, ये दोनों कथन है, इसमें हमारे पास ई ऑप्शन है। ई और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये है तो दोनों सत्य, क्योंकि हमारे भारत में इंग्लिश के कारण ग्लोबल लैंग्वेज हो गया ना। इंग्लिश इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनली यूज होता है, ग्लोबली यूज होता है, इसलिए भारत को मतलब इससे फायदा तो है। हालांकि अनेक वंचित समूहों को भी, मतलब जो लोग पहले नहीं पढ़ते थे, आज वो भी इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो उनको भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। लेकिन ये एक दूसरे के लिए सूट नहीं करता, ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा फिर से अभिकथन वाले प्रश्न है। अभिकथन कहता है, आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है, ऑफिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करती थी। मतलब जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो जबरन, जबरदस्ती या गलत तरीकों से लोगों को अपने काम के लिए, मजदूरी के लिए भर्ती करता था। कारण कहता है, औपनिवेशिक सरकार मजदूरों के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखती थी। ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कभी अंग्रेज चाहते ही नहीं थे, उनको वो कभी करते ही नहीं थे। हमारे भारत के मजदूरों के लिए कहाँ उनके पास हमदर्दी का समय था। तो अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बिल्कुल यही होगा। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है, ऑफिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार या अंग्रेजी लोग, गोरे लोग जबरन मजदूरों की भर्ती करते थे, ये सही है। लेकिन ये उनके स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान वान नहीं रखते थे, इनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। तो ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन को सही करना है, मतलब जो कथन गलत है उसे सत्य करके लिखना है। कथन हमारा कहता है, धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें धर्म का प्रभाव में अधिकता आती है। नहीं नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब अधिकता से नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी लोगों को धर्म का समान बराबर इज्जत करना, किसी को विशेष नहीं, किसी को निम्न नहीं करना है। तो ये क्या है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें धर्म के प्रभाव में अधिकता आती है, नहीं कमी आती है। धर्म का प्रभाव नहीं होता। खासकर जो धर्मनिरपेक्ष देश है उनके अंदर तो राजनीति और धर्म को दोनों को अलग रखा गया, राज्य और राजनीति या फिर देश या धर्म को अलग रखा गया। तो अधिकता नहीं आती, कमी आती है। यहाँ पे प्रभाव नहीं बनाया जाता धर्म को लेकर। दूसरा है, एम एस राव के अनुसार निम्न जाति के लोग सांस्कृतिकरण जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब इस चीज को समझ लीजिए, एम एस राव ने क्या कहा है कि जो हमारे यहाँ के जो छोटी जाति के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, हरिजन हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के द्वारा अपने देश के अंदर संस्कृति को अपनाया जा रहा है। लेकिन जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने यहाँ पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं, मतलब कि पश्चिम देशों को देख के चीजों को सीख रहे हैं, ये अपनाते हैं। ये किसने कहा था? तो ये एम एस राव ने नहीं कहा था, एम एन श्रीनिवास ने कहा था। ये इसका सत्य उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड हमारा कहता है, सांस्कृतिकरण की आलोचना के अंतर्गत उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक नहीं है। देखिए, सांस्कृतिकरण की आलोचना के अंतर्गत उच्च जाति नहीं, निम्न जाति की जीवन शैली जो है वो अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे उच्च जाति न होके निम्न जाति आएगा।
नेक्स्ट कहता है समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाए। नहीं, जितने भी हमारे भारत के समाज सुधारक थे जो समाज में सुधार चाहते थे, उन्होंने सती प्रथा को लेके, बाल विवाह को लेके, विधवा पुनर्विवाह को लेके और जाति प्रथा को लेके कई प्रकार के आंदोलन को चलाया। मतलब यहाँ पे नहीं चलाए गलत है, चलाया गया था, इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक गतिशीलता डैश जाति के स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन लाती है। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता जो है, समाज के अंदर जो परिवर्तन है या गति है, वो वहां के निम्न जाति के स्तरीकरण में परिवर्तन लाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में डैश सभा का गठन हुआ। तो सती प्रथा के समर्थन में बंगाल के लोगों ने धर्म सभा का गठन किया, क्योंकि सती प्रथा को लेके मतलब पहले तो ये चल रहा था हमारे भारतीय समाज में, भारत की संस्कृति में, लेकिन आगे चल के अंग्रेजों के आने के बाद सती प्रथा में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला। सती प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भी काम किया, राजा राम मोहन राय ने भी काम किया, इसमें मंगल पांडे को भी देखा जाता है। सिपाही विद्रोह के समय में ये सारी चीजें चल रही थी। सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में धर्म सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है आधुनिकीकरण का आशय डैश और डैश प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से। आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार होने से है। आधुनिकीकरण का आशय याद रखिएगा हमेशा प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। अगला प्रश्न कहता है डैश ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन के लिए 3 पहलुओं को बताया। तो देखिए, सतीश सबरवाल जो थे उन्होंने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन के लिए 3 अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति किसी के जीवन पद्धति विचारों का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के माध्यम से या फिर संस्कृतिकरण वह प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के जो लोग होते हैं, छोटे तबके के जो लोग होते हैं, वो किसके जीवन पद्धति या फिर किसके विचारों का अनुकरण करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। तो उच्च जाति ऑप्शन 1 है, दलित है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। निम्न जाति के लोग अपने संस्कृतिकरण करने के लिए हमेशा उच्च जाति के लोगों को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उपनिवेशवाद के दौरान लोगों द्वारा अपनाया नहीं गया। मतलब उपनिवेशवाद के दौरान लोगों द्वारा क्या नहीं अपनाया गया। तो पहला ऑप्शन कहता है पश्चिमी पोशाक, बिल्कुल गलत है, उन्होंने तो पश्चिमी पोशाक को अपना ही लिया। पश्चिमी खाद्य पदार्थ, उसे भी अपना लिया। पश्चिमी संस्कृति, उसे भी हमने अपना लिया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं अपनाया गया, तो पश्चिमी देशों में रहना। हमने पश्चिमी देशों में जाके रहना शुरू नहीं किया, बाकी उनके खान पान को, उनकी संस्कृति को, उनके खाद्य पदार्थों को, सबको हमने अपने जीवन में अपना लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है आधुनिकीकरण का क्या आशय है। मैंने आपको शुरुआत में भी कई बार बताया कि आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, एक पुरानी पद्धति से जब हम नई पद्धति की तरफ जाते हैं तो इसी को हम आधुनिक होना कहते हैं, मॉडर्न होना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पहले हम लोग बहुत पुराने वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता, गमछा, ऐसे चीजों का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम लोग शर्ट, पैंट, सूट, टाई, इस सब चीजों पे आ गए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पुरानी पद्धतियों के माध्यम से खेती करना, अब नए नए अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके माध्यम से हम खेती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आधुनिकीकरण के अंदर आता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण का क्या आशय है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 4। गणना और विज्ञान की सत्यता की भावुकता, धार्मिक पवित्रता, अवैज्ञानिक तत्वों का महत्व देना, सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण होना। तो ये सब ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि आधुनिकीकरण का क्या मतलब होता है। तो गणना और विज्ञान की सत्यता की भावुकता, साइंटिफिक चीजों के ऊपर, वैज्ञानिक पद्धतियों के ऊपर जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो यही हमारा आधुनिकीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बीबीआई रहेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
कि सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा बताया गया? तो ऑप्शन ए कहता है योगेश अटल, दूसरा कहता है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा कहता है योगेंद्र सिंह और चौथा कहता है श्यामा चरण दुबे। तो संस्कृतिकरण के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम एम.एन. श्रीनिवास है। ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास का नाम आएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ए बी सी और डी, मतलब थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऑप्शन सी जो है एम.एन. श्रीनिवास, नाम याद रखना है, एम.एन. श्रीनिवास के माध्यम से संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? ये भी आपके लिए वीवीआई रहेगा कि आर्य समाज के संस्थापक का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है स्वामी सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में, मतलब इसके निर्माण करने वाले के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता तो हम क्लास 8-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष में होता क्या क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताना है। तो पहला तो है धर्म को मानना, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है अपने धर्म का सम्मान करना। ऑप्शन सी कहता है सभी धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन डी कहता है किसी धर्म का सम्मान न करना। तो धर्मनिरपेक्षता का ही मूल अर्थ ये होता है कि हम अपने आसपास के जितने भी धर्म हैं या फिर और भी जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी को एक बराबर समझे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाया था? सती प्रथा के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि पहले महिलाओं के पति के मृत्यु के बाद पत्नियों को या फिर महिलाओं को पति के साथ ही उसी अग्नि में जला दिया जाता था। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इसका एक वीडियो भी मैंने प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा है। यदि आपने सती प्रथा के बारे में जानकारी नहीं लिया है तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाया था। ऑप्शन ए कहता है रामकृष्ण परमहंस। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सी कहता है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी कहता है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी कहता है राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले भारत में सती प्रथा के विरुद्ध खिलाफ आवाज उठाने वाले में नाम राजा राम मोहन राय का आता है। ऑप्शन डी सही है। अब राजा राम मोहन राय के साथ एक जुड़ी सी घटना है कि वो कहीं बाहर गए हुए थे और जब वो आए तो उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी और भाई के साथ साथ उनकी भाभी को भी सती कर दिया गया था, जबकि वो अपने परिवार में अपने भैया भाभी से बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार रखते थे। उसके बाद उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया, महिलाओं को पति के साथ जलने से रोका, समाज में लोगों को जागरूक किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन कार्य किसने किया। मुसलमानों के समाज में सबसे ज्यादा समाज को सुधारने का काम, समाज को सही करने का काम, समाज को प्रगति पर लाने का काम किसने किया था। ऑप्शन ए कहता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी कहता है सैयद अहमद खान और डी कहता है एपीजे अब्दुल कलाम। इन चारों में से आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में सुधार करने के लिए किसका नाम आता है। सर सैयद अहमद खान, यहाँ पे सैयद अहमद खान है लेकिन पूरा नाम है सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम समाज में बहुत ही अलग अलग तरीकों से सुधार किया था, जागरूकता फैलाई थी, शिक्षा को बढ़ोतरी में लाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, प्रोफेसर T.K. उमान, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी कहता है प्रोफेसर A.R. देसाई। इसका उत्तर होगा प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक को लिखने वाले ऑप्शन सी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह थे। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक में की थी। अब उन्होंने कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पश्चिमीकरण कहने का मतलब है पश्चिम के देशों से जानकारी लेके उसके ऊपर पुस्तक लिखा था। पहला है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में की, दूसरा है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में की, तीसरा है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एक्सेस में की, डी ऑप्शन कहता है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में की। तो M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा का जानकारी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में किया था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। भारतीय समाज की कौन सी सबसे प्रमुख विशेषता है। भारत के समाज की सबसे अच्छी या प्रमुख विशेषताओं में से आपको बताना है। पहला है अनेकता में एकता, दूसरा है वर्ण व्यवस्था, तीसरा है जजमानी व्यवस्था और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो भारत समाज के अंदर आपको अनेकता में भी एकता देखने को मिलेगा, वर्ण व्यवस्था भी हमारे, जाति व्यवस्था भी हमारे यहाँ देखने को मिलेगा, जजमानी व्यवस्था भी देखने को मिलेगा। तो भारत समाज की सबसे प्रमुख विशेषताओं में ये तीनों व्यवस्था आती है, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित किया था। पश्चिमीकरण की अवधारणा को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। M.N. श्रीनिवास, H.C. दुबे, मर्टन और परेटो। तो देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में M.N. श्रीनिवास का नाम आता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षीकरण के आवश्यक तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व मतलब कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर जरूरी होते हैं। सबसे पहला है तार्किकता, दूसरा है विभेदीकरण की प्रक्रिया, सी कहता है धार्मिक संकीर्णता का ह्रास और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो धर्मनिरपेक्षता में आवश्यक तत्व यहाँ पे तार्किकता भी है, विभेदीकरण की प्रक्रिया भी होगी और धार्मिक संकीर्णता का ह्रास भी होगा। ऑप्शन तीनों जो है इसके सही उत्तर में आएंगे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सर्वोदय शब्द किसकी देन है। सर्वोदय शब्द किसके द्वारा समाज को दिया गया था। पहला ऑप्शन कहता है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी कहता है गांधी जी। तो सर्वोदय शब्द की उत्पत्ति या उत्पत्ति नहीं कह सकते, समाज को देने की प्रक्रिया जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अब हमारे पास अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभिकथन ए कहता है विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं थी। कारण कहता है समाज के सुधार के लिए इन आंदोलनों में शिक्षा, रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध आदि प्रमुख मुद्दे थे। अब ये कारण और अभिकथन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करता है कि नहीं, इसके बारे में देखना है। तो देखिए पहला क्या है, विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं थी, मतलब बहुत सारी जो समाज के अंदर सुधार के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें कुछ कुछ समानताएं थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि समाज में सुधार के लिए इन आंदोलनों में शिक्षा, रूढ़िवादी प्रथाओं के विरोध आदि प्रमुख मुद्दे थे। तो दोनों सही है। और समाज में सुधार भी तो इसीलिए किया जा रहा था ना, ताकि लोग पुराने विचारधारा के जो हैं, जो झाड़ फूक, जादू टोना, दिस दैट या फिर पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के उनमें सुधार है। जैसे सती प्रथा ही हो गया, जैसे बाल विवाह हो गया, जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, इसमें सुधार लाना जरूरी था। तो यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है। वाकई में अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर जो है मतलब कारण जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड फिर से हमारे पास अभिकथन वाले प्रश्न है।
अभिकथन ए, संस्कृतिकरण में सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि जो स्थानीय वहां के जो दृष्टिकोण होते हैं या फिर कल्चर होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता तथा विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रभावी हो जाता है। दूसरे जगह की चीजें हमारे यहाँ काफी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। कारण कहता है संस्कृतिकरण के प्रभाव साहित्य, भाषा, विचारधारा, संगीत, नाटक, अनुष्ठान और जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। अब हमें 4 ऑप्शन में देखना है कि ये सही कौन सा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये भी नहीं होगा। डी कहता है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए सत्य है मतलब संस्कृतिकरण में लोगों के विचार काफी संकीर्ण हो जाते हैं, लेकिन साहित्य, भाषा, विचारधारा, संगीत, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति इत्यादि देखे जा सकते हैं। तो ये कारण आर जो है ये तो सत्य है, लेकिन संस्कृतिकरण में सीमांत संकीर्ण जो है मतलब छोटी बुद्धिता या फिर रूढ़िवादी विचारधारा या फिर कल्चरों का ह्रास, ये सारे सार्वभौमिक प्रतिबद्धता तथा विश्व जननीन दृष्टिकोण में प्रभावी होता है, ये नहीं होता है। तो मतलब ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। दूसरा वाला कारण जो है वो सत्य है और जस्टिफाई भी नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कथन सही करना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कथन सही करें। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध नहीं है, मतलब कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसका संस्कृति के साथ संबंध जो है वो बहुत ही क्लोज रूप से नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि कृषि और हमारे संस्कृति का संबंध जो है वो बहुत घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नहीं है नहीं होगा, नहीं होगा, है आ जाएगा। जॉन ब्रेमन ने एक ही जगह काम करने वाले मजदूरों को घुमक्कर मजदूर कहा है। मतलब जॉन ब्रेमन ने एक ही जगह काम करने वाले मजदूरों को घुमक्कर मजदूर कहा है। हम सभी को पता है जो एक ही जगह पे काम करता है उसे घुमक्कर कैसे कहा जाएगा। घुमक्कर तो वो लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं। तो देखिए, प्रवसन करने वाले लोगों को जॉन ब्रेमन ने क्या कहा है, घुमक्कर मजदूर कहा है। मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाके कार्यों को करते हैं या फिर कार्यों को देखते हैं। जैसे कि आज देख लो, मैं बिहार का रहने वाला हूं, आज मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली आने का मुख्य कारण क्या है, हमारा रोजगार ही तो है। तो ऐसे लोगों को ही जॉन ब्रेमन ने क्या कहा, घुमक्कर मजदूर कहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक का सीधा संबंध सरकार से था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था के अंदर कृषक या किसान का सीधा संबंध सरकार से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं था, मतलब था ही नहीं, तो इसको सही करके, क्योंकि ये सत्य करके आपको लिखना है। अगला प्रश्न कहता है प्रवासी मजदूरों की बढ़ोतरी कृषि के राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रवासी मजदूरों की बढ़ोतरी कृषि के राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, व्यापारीकरण से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन का भी उत्तर आपको पता चल गया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो गांव में रहते हैं, गांव के इलाकों में रहते हैं, वो मुख्य रूप से कौन सा व्यवसाय करते हैं, या तो पशुपालन करते हैं, सबसे ज्यादा तो ये समझ लिए कि वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और खेती के साथ साथ कुछ वो पशुपालन वगैरह भी करते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी हो उसको वो पालते हैं। तो ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बेगार को डैश मजदूरी भी कहा जाता है। जो बेगार होता है, जिस मजदूरी के करने के एवज में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, ऐसे व्यवसाय को या फिर ऐसे काम को हम मुफ्त मजदूरी भी कहते हैं। जिस मुफ्त मतलब बिना पैसों के, फ्री में हमें करना है। अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति में मुख्य रूप से डैश और डैश जैसी फसलों का उत्पादन किया गया। हरित क्रांति के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। अब हमें यह देखना है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन कौन से फसलों का मतलब उत्पादन किया गया, उगाया गया। तो हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे फसलों को सबसे ज्यादा उगाया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संविदा खेती से क्या संबंधित नहीं है। संविदा खेती का पहले तो मतलब समझ लीजिए और इससे क्या संबंधित नहीं है उसे समझ लीजिए। तो संविदा खेती से क्या संबंधित नहीं है, ये कहता है किसान व्यापार के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होते हैं। किसान मतलब बिजनेस करने के लिए, सामान को बेचने के लिए, खरीदने के लिए
इंटरनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर पूरा दारमदार रखते हैं। दूसरा है खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आजकल के खेतों में खाद और कीटनाशक का उपयोग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे संविदा खेती से क्या संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। बाजारोन्मुखी फसलों को उगाया जाता है, जिसका उपयोग बाजार में सबसे ज्यादा होता है, बाजार में डिमांडेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको उगाया जाता है। या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। देखिए संविदा खेती इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया होता है, इसमें पर्यावरण को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाया जाता है, उन्हें सही तरीके से खेती किया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के क्या कारण है। हमारे भारत में सबसे बुरा स्थिति अगर किसी व्यक्ति का है, किसी रोजगार का है, व्यवसाय का है, तो वो खेती है, क्योंकि जो दुनिया के सभी लोगों का पेट पालता है ना, अक्सर उसकी स्थिति खराब होती है। तो हमारे यहाँ सबसे खराब स्थिति किसानों का होता है। अब प्रश्न ये है कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं क्यों की जाती है, क्यों किसान फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं? बैंकों का कर्जा के कारण, फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण, या खेती का न होना। देखिए अलग अलग किसानों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारणों से किसान आत्महत्याएं करते हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान में न्यूज में ही मैंने सुना है किसानों द्वारा आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनको बैंक वालों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। उन्होंने जो कर्ज लिया था बैंक के द्वारा अपने खेती करने के लिए, उस कर्ज के लिए उनको बार बार परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि बेचारे ने फांसी लगा लिया। अब सोचो ये बैंक वालों का पैसा ना, बड़े बड़े पूंजीपति जो लेके भागते हैं ना, हजारों हजारों करोड़, वहां पे इनका कुछ बस नहीं चलता। लेकिन आम व्यक्ति, गरीब किसान, छोटे लोग, मजदूर लोग के ऊपर ये बड़े चौड़ा बनते रहते हैं, इनके ऊपर ये धौंस जमाते रहते हैं, हमारे ही पैसे लेके हजारों हजारों करोड़ का गबन करते हैं, लाखों करोड़ों का ये घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और आम किसान पर, गरीब मजदूर किसान पर ये अपना भ्रास उतार के उनको आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं। बैंक का कर्जा भी इसमें प्रमुख कारण होगा, जिसके कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाता है। फसल का उचित मूल्य न मिलने पर, दिन रात मेहनत करके फसल को उगाया, वो सही दाम पे बिक नहीं रहा है, इस कारण से भी किसान आत्महत्या कर लेते हैं। खेती का न होना, किसी कारणवश सूखा, बाढ़, ये सब होने के कारण अगर खेती न हो पाए तो इसके कारण से भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है हरित क्रांति से निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस राज्य में देखा गया? हालांकि हरित क्रांति से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह कुछ न कुछ फायदा मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को पहुंचा है। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला राज्य जो है वो पंजाब है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बेनामी बदल के अंतर्गत भूस्वामियों ने अपनी भूमि किसे नहीं दी थी। बेनामी बदल, जब हमारे यहाँ कानून आया कि इतने से ज्यादा आप जगह जमीन को नहीं रख सकते हो, तो बेनामी बदल के अंतर्गत भूस्वामी जो जमींदार थे, जमीनों के मालिक थे, अपनी भूमि किसे नहीं दी थी? रिश्तेदारों को, नौकरों को, पत्नी को, सरकार को। तो सरकार के नीति नियम के द्वारा इन्होंने सरकार को जमीन ही नहीं दिया, पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया, नौकरों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, लेकिन सरकार को वो जमीनें उन्होंने वापस नहीं किया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जो फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए रखकर तथा बाजार से भी जुड़े हो क्या कहलाते हैं? ऐसे किसान जो फसल उगाते हो और फसल का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते हो, कुछ हिस्सों को दुकान या व्यापार के माध्यम से भी बेचते हो, खरीदते हो और जुड़े रहते हैं व्यापार से, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को किसान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जाट और राजपूत उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में लिंगायत प्रबल जातियों के उदाहरण है, सत्य या असत्य? ये सत्य होगा, क्योंकि जाट और राजपूत उत्तर प्रदेश में प्रबल जाति के रूप में जाने जाते हैं। जैसे बिहार में यादव प्रबल जाति है, वैसे ही कर्नाटक में लिंगायत भी प्रबल जाति है। तो वैसे ही जाट और राजपूत उत्तर प्रदेश में प्रबल जाति के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सत्य होगा। अगला प्रश्न है श्रमिक भी कृषि श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। जो कृषि श्रम
बल के मालिकाना जाति समूहों के लिए अग्रणी है। ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए, श्रमिक भी कृषि श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में आज के समय में आगे आ रहे हैं, उभर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये घटना भी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी मदद से हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे। ये सत्य है या असत्य है? देखिए, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी मदद से हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे। ये पॉइंट जो है ये असत्य होगा। यहाँ पे सत्य और असत्य के बारे में हमें बताना था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, निम्न में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? इस चारों ऑप्शन में से हमें देख के ये बताना है कि ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी है। ग्रामीण समाज में सबसे अच्छी विशेषता क्या वो श्रम विभाजन है, या फिर वो घनी आबादी है, या फिर वो सामाजिक गतिशीलता है, या फिर वो कृषि व्यवसाय है? तो ग्रामीण समाज में, गांव के समाज में, गांव में रहने पे सबसे ज्यादा मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? कृषि देखा जाता है। दूसरे नंबर पे पशुपालन देखा जाता है। तो ये ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है कि वो कृषि का व्यवसाय करते हैं। आलू, चावल, मक्का, गेहूं, इन सभी चीजों को उगा के, इन्हीं को बेच के, इसी पे अपना उनका रोजगार चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, लोगों को समानता के आधार पर देखने और भेदभाव न करने के विचार को क्या कहते हैं? समाज में सभी लोगों को एक जैसा समझो, बिल्कुल भेदभाव मत करो, एक जैसा उनको रखो। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या जीविका कहते हैं? क्या इसे समानता कहते हैं? क्या इसे चकबंदी कहते हैं? या फिर इसे गहन खेती कहते हैं? जब समाज में सभी लोगों को एक समान देखना है, सबके मतलब साथ एक जैसा भाव या भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है, उसे हम समानता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? जीवन जीने के लिए, हर एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए किसी न किसी प्रकार का रोजगार करता है, किसी न किसी प्रकार का व्यापार करता है। तो ऐसे में धन की प्राप्ति हो जिस काम से, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जीविका कहते हैं, उसे हम जीविका के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है? भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए कहता है जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन बी कहता है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने में सबसे अहम योगदान डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, सबला स्कीम केंद्रित किस पे है? सबला स्कीम जो है ये किसके ऊपर आधारित है? असहाय महिलाओं के ऊपर, किशोरियों के ऊपर, मातृत्व लाभ के ऊपर, या फिर इसमें से कोई नहीं? सबला स्कीम जो है वो मातृत्व लाभ के ऊपर आधारित है। माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के स्कीम का निर्माण किया गया है जिसे हम सबला स्कीम कहते हैं। इससे लाभान्वित मातृत्व होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन है इस चारों में से? क्या वो भूमि प्रबंधन है, सहकारी कृषि है, चकबंदी है? तो देखिए, भारत सरकार की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु यहाँ पे भूमि प्रबंधन भी होता है, सहकारी कृषि भी होता है और चकबंदी भी होता है। तो ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है अभिकथन ए, मतलब कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन ए कहता है, भारत में हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सकते हैं या लाभ उठा चुके हैं। तो ये अभिकथन ए है। कारण इसका कहता है, इसमें धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए और भूमिहीन, मतलब जिनके पास जमीन कम था, और सीमांत भूधारकों की दशा और ज्यादा बिगड़ गई। तो देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है। हरित क्रांति से उन किसानों को ज्यादा फायदा हुआ जिन किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन था, जिनके पास पैसे थे। उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजियों को खरीदा, नए नए बीजों को खरीदा, नए तरीकों से खेती को करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर होती चली गई।
लेकिन जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारे पास अभिकथन वाले प्रश्न ही है। अभिकथन वाले सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभिकथन ए कहता है हरित क्रांति ने विभेदीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों के रोजगार और उनके दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। तो देखिए हरित क्रांति ने विभेदीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और कारण इसका कहता है कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर तबके के लोग थे या फिर जो दूसरों के खेती के अंदर काम करते थे, उनकी मांग बढ़ने से जो कृषि के मजदूर थे जो उनके खेतों में काम करते थे, उनके पैसे कमाने की क्षमता में विकास हुआ। मेरे पास ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब कारण जो है वो अभिकथन का जस्टिफाई सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है लोग किस तरह का काम पाते थे। जो आम लोग थे, जो मजदूर थे, वो किस तरह के काम को पाते थे, मतलब कैसे उनको काम मिलता था, किस प्रकार से उनको काम के बारे में पता चलता था। पहला ऑप्शन है विज्ञापन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है जानकारी के द्वारा, तीसरा कहता है रोजगार कार्यालय के द्वारा और चौथा कहता है उपरोक्त तीनों। मतलब लोगों को काम के बारे में जानकारी विज्ञापनों के द्वारा भी मिलता था, जानकारी के द्वारा भी मिलता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोला कि भैया इतना मजदूर चाहिए, तो इससे भी लोगों के पास काम पहुंच जाता था। रोजगार कार्यालय हुआ करता था जहां पे रोजगार से संबंधित लोगों की आवश्यकता होती थी, तो यहां से भी लोगों को काम मिलता था। उपरोक्त तीनों इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जो मजदूर छुट्टी पर गए हुए के स्थान पर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगर कोई मजदूर छुट्टी पे चला जाता है किसी कारणवश और उसके जगह पर जो दूसरे मजदूर आके काम करते थे उसे क्या कहा जाता है। ठेकेदार कहा जाता था, बदली कामगार कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति कहीं काम करता था और किसी कारण से छुट्टी या अवकाश के कारण वो वहां से चला जाता था और उसके जगह पर जो दूसरे व्यक्ति काम करते थे उसे बदली कामगार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है संगठित और औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत पूरे वर्ष अस्थायी रोजगार रहता है, बीमा होता है, पेंशन की सुविधा होती है या फिर उपरोक्त सभी होता है। संगठित या औपचारिक क्षेत्र के अंदर मतलब ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी कंपनी जो मतलब कि औपचारिक है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के अंदर है, उसके अंदर पूरे वर्ष अस्थायी रोजगार भी प्राप्त होता है, सालों भर उनको काम मिलता है, उनका बीमा भी होता है, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो तो उन्हें बीमा भी करवाया जाता है, पेंशन की सुविधा भी होती है। तो ए बी सी इसके सही उत्तर होंगे, अर्थात उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कथन को सही करके लिखना है, मतलब कथन यहाँ पे गलत है, इसे हमें सही करके लिखना है। पहला कथन है विनिवेश के तहत कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा नहीं रहता है। नहीं, ये असत्य होगा। सत्य और असत्य में आपको जवाब देना है। विनिवेश के तहत कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा नहीं रहता है। आगे की स्लाइड में मैं आपको इसके उत्तर को बता देता हूं कि है इसका उत्तर है, मतलब खतरा होता है विनिवेश के दौरान ना, लोगों के रोजगार खत्म होने की संभावना ज्यादा होती है। पहले के स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तालाबंदी में मजदूरों द्वारा मिल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। नहीं, ताला लगाने का मतलब है तालाबंदी में जो मजदूर होते हैं वो ताला नहीं लगाते, जो मिल के मालिक होते हैं, जो उसके ऑनर होते हैं, वो अपने मिल के गेट के ऊपर ताला जड़ देते हैं। तो तालाबंदी में मजदूरों द्वारा मिलके मुख्य द्वार पर ताला नहीं लगाया जाता बल्कि उनके मालिकों के द्वारा ताला लगाया जाता है। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर होगा मालिकों। अब हम पहले की स्लाइड में चलते हैं। भूमिगत खदानों में आग लगने का खतरा नहीं होता है। भूमिगत खदानों में आग लगने का खतरा कहने का मतलब है जब भी कोई चीज हम जमीन के नीचे से निकालते हैं तो वहां पे आग लगने का खतरा, ऐसा इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि नहीं होता है। लेकिन आपको तो पता है, कोयला का एग्जांपल ले ले तो कई बार हमारे समाचारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि कोयला खदान में आग लग गया। तो मतलब भूमिगत जमीन के नीचे जितने भी खदान होते हैं वहां पे आग लगने का खतरा होता है। नहीं होता गलत होगा, होता है सत्य होगा। यहाँ पे सी का ऑप्शन देख लीजिए, होता है।
अब हम पहले के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है रोजगार के अवसरों में 4 तत्व शामिल होते हैं। देखिए मैंने चैप्टर पढ़ाने के समय में आपको इन रोजगार के तत्वों के एलिमेंट के बारे में विस्तार से बताया। रोजगार के अवसर में 2 ही तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके उत्तर को देख लीजिए, इसका उत्तर यहाँ पे है डी, 2 तत्व ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों में जाति के आधार पर काम नहीं मिलता है। फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों में जाति के आधार पर काम नहीं मिलता है। यहाँ पे जो ई ऑप्शन है इसमें आपको लिखना है फैक्ट्री तथा अन्य उद्योग, जितने भी कॉर्पोरेट हैं या फिर बड़े बड़े उद्योग हैं वहां पे जाति के आधार पर ही काम मिलता है। तो ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पे मिलता है, इसका ई ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हमारे पास है कामगारों से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं। जितने भी मजदूर होते हैं या फिर स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे काम करवाने के 2 तरीके डैश तथा डैश होते हैं। तो देखिए काम के घंटे को बढ़ाकर, टाइम पीरियड को, समय को बढ़ाकर भी कर्मचारियों से काम करवाया जा सकता है, वो आपको पहले में भरना है। दूसरा है उत्पादित वस्तु की मात्रा बढ़ाकर, या फिर आप ऐसा बोल दो कि आज 10 डब्बा नहीं आज 50 डब्बा बनाना है, तो ऐसे में भी लोगों को काम अधिक समय तक करके अपने टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। दूसरा है सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे डैश कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि विनिवेश के कारण एक कंपनी के अंदर कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। और जब कोई भी सरकारी कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचने का कोशिश करता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम विनिवेश कहते हैं। डैश से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। देखिए लगभग सन 1990 1991 से आप कह सकते हैं कि सरकार ने उदारीकरण के सिस्टम को, प्रोसेस को अमल में लाया है, अपनाया है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दिए गए कथनों को सही करना है। पहला है कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स जो एक बहुत ही आप इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी कह सकते हो, सोशियोलॉजी में भी कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपने काम का आनंद लेते हैं। अब हमें इस कथन को सही रूप से समझाना है कि क्या कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया जो कथन है वो सही है। तो देखिए काम से ऊब जाते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं, उनके अनुसार अगर अलगाव की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हो जहां पे उनको मन ही ना लगे, तो वो काम से तो उब ही जाएंगे ना, उनको काम करने में मन नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न कहता है भारत में बहुत कम लोगों के पास असुरक्षित नौकरियां हैं। मतलब कि भारत के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास असुरक्षित नौकरी, कहने का मतलब है सबके पास सुरक्षित नौकरी है क्या? नहीं है, ये गलत है। मतलब कि भारत में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित नौकरी है, ज्यादातर लोगों के पास असुरक्षित नौकरी ही है। इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सुरक्षित, क्योंकि असुरक्षित न होके सुरक्षित होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित नौकरी है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मछली उद्योग में ज्यादातर युवा काम करते हैं। अब मछली उद्योग में ज्यादातर आईटी सेक्टर के लोग ही काम करते हैं। आगे की स्लाइड में देख लीजिए, आईटी सेक्टर के बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो मत्स्य उद्योग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा फायदा भी कमा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र के बारे में मैंने चैप्टर में बताया है। क्या वो कृषि है, व्यापार है, सेब है या उद्योग है? उद्योग एक ऐसा सिस्टम है, माध्यम है जिसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में अगर रखने की बात आए तो हमेशा उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? रेल यातायात मतलब रेल से जो हम ट्रेवल करते हैं या मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो रेल यातायात को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत के औद्योगिकरण के विकास हेतु कार्य योजना में किस बात पर बल दिया गया? भारत के औद्योगिकरण के विकास हेतु, भारत में उद्योग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के कार्य योजना की बात पर सबसे ज्यादा बल दिया गया?
तो ऑप्शन ए कहता है महानगरों में आबादी से हटकर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण करना। ऑप्शन बी कहता है औद्योगिक कचरा निस्तारण हेतु संयंत्रों में लगाने की अनिवार्यता। ऑप्शन सी कहता है प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च प्रावधान। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो भारत में औद्योगिकरण के विकास के लिए ये तीनों पॉइंट्स का उपयोग किया गया है। योजना इस प्रकार से बनाया जाता है, कहीं भी अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगाते हो या मिशनरी लगाते हो, उद्योग लगाते हो, तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रख के तब आपको कार्य करना होता है। तो कार्य योजना में इन तीनों बातों पर बल दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुए। उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में, मतलब कि इकोनॉमिकल सिस्टम को सही करने के लिए किस तरह के कार्यों में सुधार हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि, उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो उदारीकरण के प्रक्रिया में औद्योगिक उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि देखा गया, उत्पादों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया। इन सभी क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान काम किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौती सामने आई। भारत ने जब उदारीकरण की प्रक्रिया को अपने कल्चर के अंदर ऑब्जर्व किया या फिर लगाया तो कौन कौन सी चुनौतियां, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, परंपरागत लघु उद्योग का ह्रास हो गया। ये भी हुआ है क्योंकि जो पहले घरेलू या फिर कुटीर उद्योग या फिर लघु उद्योग कह सकते हो, जो छोटे छोटे पैमाने पे गांव के अंदर, शहर के अंदर, समाज के अंदर चलता था, ये सब यहाँ पे खत्म हो गया। बेकारी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जब लघु उद्योग और कुटीर उद्योग समाप्त हो गया है तो लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गई, उनके काम चले गए, ये भी सही होगा। ऋण ग्रस्तता में वृद्धि, लोग ज्यादातर लोन लेके, पैसे इंटरेस्ट पे लेके ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। तो भारत के जो अंदर मॉडल है अपने देश के अंदर, उसमें ऑप्शन है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है मिश्रित, तीसरा है समाजवादी और चौथा है साम्यवादी। तो भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में आपको मिश्रित मॉडल देखने को मिलेगा। कुछ चीजें आपको पूंजीवादी वाली दिखेगी, कुछ चीजें आपको साम्यवादी वाली दिखेगी। इसीलिए हम भारत के आर्थिक मॉडल को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है इनमें से कौन उदारीकरण की देन है। उदारीकरण का दिया हुआ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन कहता है बाजारवाद है, ऑप्शन बी कहता है वैश्वीकरण है, ऑप्शन सी कहता है निजीकरण है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन उदारीकरण का देन है, ये तीनों ऑप्शन इसके होंगे। बाजारवाद, वैश्वीकरण और निजीकरण कहीं ना कहीं उदारीकरण के कारण ही समाज के अंदर फैला है। तो उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। अभिकथन ए कहता है अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर के स्टाफ को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। वे अपने कार्य बाह्य स्रोतों जैसी छोटी कंपनी, यहां तक कि घरों से भी करवाने लगे हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत प्रचलित है अभी के समय में। कंपनियां क्या करती है, लो कहती है या फिर छोटे छोटे कंपनियों को काम बांट देती, कहती भैया ये सरदर्दी लो और आप काम करके मुझे दो, या फिर अपने ही स्टाफ को कहता है घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। कारण छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है, अतः वे कामगारों को कम वेतन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला हमारा इस ऑप्शन में से उत्तर देना है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ए और आर जो है सत्य तो है, लेकिन व्याख्या जो है कारण आर वो एक ही करता नहीं है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसके सही उत्तर इसमें आएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फिर से अभिकथन वाले प्रश्न है। कई सरकारी कर्मचारियां इससे भयभीत है कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी को लेकर काफी डर लगने लगा है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट शेयर्स को बेच रहा है, सरकारी शेयर्स को बेच के प्राइवेट हाथों में दे रहा है, तो ऐसे में उनकी नौकरियां जा सकती है।
कारण आर कहता है सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में बेचने का प्रयास कर रही है, जिससे वो विनिवेश कहा जाता है। तो देखिए ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, जिसे विनिवेश कहते हैं। इस कारण से कंपनियां जो गवर्नमेंट की है वो अपने शेयर को बेच रहा है, जिससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भयभीत है। जब हाल फिलहाल में आपने एलआईसी को देखा, एलआईसी के शेयर को सेल किया गया, इससे कई सारे एलआईसी के कर्मचारियों की नौकरी चली गई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कथन सही करें। सही कथन करके इनको लिखना है। ए है तेलंगाना आंदोलन पट्टेदारी के लिए हुआ था। दूसरा है सामाजिक, पहले तो मैं एक एक करके ही आंसर को दिखा देता हूं कि तेलंगाना आंदोलन पट्टेदारी के लिए नहीं हुआ था, हैदराबाद निजाम की सामंती नीतियों के कारण हुआ था। क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद के राजा को निजाम के नाम से जानते थे, इसने जमीन के टुकड़ों को अलग अलग सामंतों को दे दिया था, जिस कारण से वहां पे इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य की जरूरत नहीं होती है। नहीं, सामाजिक आंदोलन के लिए किसी न किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत होती है। इसके उत्तर को देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए होती है, मतलब किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य की आवश्यकता होती है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कहता है उत्तरांचल में हुए चिपको आंदोलन में पुरुष पेड़ों से चिपक गए थे। पुरुष नहीं, महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ के, मतलब पेड़ों से चिपक गई थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। अगला प्रश्न कहता है नए सामाजिक आंदोलन में जाति प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन किए गए। नए सामाजिक आंदोलन में नए सामाजिक आंदोलन जितने भी हुए थे, क्या उसमें जाति प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन हुए? उत्तर में चलते हैं। उत्तर में हमारा है जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों के लिए आंदोलन हुआ, क्योंकि बाल विवाह जाति को लेकर आंदोलन बहुत पहले हुआ था, लेकिन जो नए आंदोलन हो रहे या नए आंदोलन हुए हैं उसमें जीवन की गुणवत्ता, मतलब अपने जीवन में बेहतर चीजों को पाने के लिए, अपने जीवन में स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, नौकरी को पाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले की स्लाइड में बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 1921 में एटक की स्थापना हुई थी। 1921 में एटक की स्थापना नहीं हुई, 1920 में एटक की स्थापना हुई थी। उत्तर में चलते हैं, इसका उत्तर ई 90-20 होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है नए किसान आंदोलन 1970 में डैश और डैश में प्रारंभ हुआ। तो किसान आंदोलन, जो नया किसान आंदोलन यहाँ पे कहा जा रहा है, वो 1970 में पंजाब में हुआ और तमिलनाडु में हुआ। तो पहले वाले में आपको पंजाब फिल करना है, दूसरे वाले में आपको तमिलनाडु फिल करना है। अगला प्रश्न है दलित आंदोलन का एक उदाहरण मध्य प्रदेश में डैश का डैश आंदोलन था। तो देखिए दलित आंदोलन को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो चमारो और सतनामी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार से अलग होकर 2000 में डैश राज्य बना। तो बिहार से अलग होकर 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। कई सारे राज्य ऐसे ही बने थे। नए किसान आंदोलन डैश विरोधी एवं डैश विरोधी थे। तो नए किसान आंदोलन कर जो रहे थे लोग, किसान जो थे, वो राज्य और नगर के विरोधी थे। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। 1967 के नक्सली आंदोलन का मुद्दा क्या था? 1967 में जो नक्सलवादियों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, उसका मुख्य मुद्दा भूमि था। जमीन को लेके उन्होंने इतना संग्राम किया, यहां तक कि हथियार भी उठा लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? मजदूर संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। ऑप्शन 1918, 1919, 1920 और 1921 है, लेकिन मजदूर संघ की स्थापना 1920 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार हैं? तो सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 3, 4, 5 और 2, लेकिन आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा कि सामाजिक आंदोलन मुख्यतः 3 प्रकार से किए जाते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन विरोध के साधन है? मतलब कौन से सामाजिक आंदोलन विरोध के साधन है, विरोध के साथ किया जाता है? मशाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, काले कपड़े पहनना या उपरोक्त तीनों। अगर आप किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करते हो या आंदोलन करते हो तो मशाल जुलूस के माध्यम से भी लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी करते हैं, काले कपड़े पहन के विरोध आभास करते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं। तो उपरोक्त तीनों इसके सही उत्तर होंगे। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनजातीय आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। जनजाति समुदाय के जितने भी लोग थे उन्होंने किन किन पॉइंट्सों को लेके आंदोलन किया था। भूमि का अधिग्रहण, ऋणों की वसूली, वनों का राष्ट्रीयकरण और उपरोक्त तीनों। तो देखिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने जो आंदोलन किया वो भूमि के अधिग्रहण को भी लेके किया, ऋणों की वसूली को लेके भी किया और वनों का राष्ट्रीयकरण को भी लेके किया। तो उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है रिक्त स्थानों को भरो। अब हमें रिक्त स्थानों को भरने वाले क्वेश्चन करने हैं। सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में। समाज में व्यक्ति का संघर्ष कब शुरू होता है? जब वो देखता है कि सरकार दो तरह की नीतियों का पालन कर रही है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छे सोसाइटी हैं, वहां पे अच्छा तरीका है, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और कुछ जगहों पे उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा संघर्ष सफल सामूहिक विरोध के रूप में परिणत हो सकता है। तो अब इससे प्रश्न है डैश के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है। तो यहाँ पे सापेक्षिक तुलना के सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षिक तुलना के सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना है सापेक्षिक तुलना के अनुसार, क्योंकि ये 3 लाइन जो है इसी से जुड़े हुए आपको उत्तर इसमें देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बताएं कि दिया गया कथन सत्य है या गलत है। मतलब सत्य और असत्य को चेक करना है। पुराने सामाजिक आंदोलनों में राजनीतिक दलों की भूमिका केंद्रीय नहीं थी। तो ये गलत हुआ, क्योंकि पुराने भी सामाजिक आंदोलन जितने भी थे उसमें भी राजनीति की भूमिका बहुत ज्यादा हुआ करती थी। राजनीति के लोग तो ही ये सारे काम करते थे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। जो नया नया बना है उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड, यहीं पे चमोली नामक एक जगह है जहां पे चिपको आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अब इसमें पहला है दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, चिपको आंदोलन और पिछड़ी जाति आंदोलन। तो पिछड़ी जाति आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, दलित आंदोलन पर्यावरण की समस्याओं से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चिपको आंदोलन पेड़ काटने की समस्या को लेकर ही तो हुआ था। महिलाएं पेड़ों में चिपक गई थी और पेड़ काटने से मना कर दिया था। तो पर्यावरण समस्या के साथ चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, पशुओं की रक्षा से और खनिजों की रक्षा से। चिपको आंदोलन में मुख्य रूप से पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनजातीय आंदोलन संबंधित है किस चीज से? जाति से, जनजाति से, संप्रदाय से और धर्म से। जैसा कि आपका प्रश्न ही कहता है जनजातीय आंदोलन किस चीज से संबंधित है, तो जनजाति समुदाय के लोगों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है अहिंसा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन जिसे गांधी जी ने चलाया, उसका नाम क्या है? गांधी जी के द्वारा हालांकि बहुत सारे आंदोलन चलाए गए और जितने भी आंदोलन चलाए गए सब कहीं ना कहीं अहिंसा के ऊपर ही बेस्ड है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य बोलना है, किसी के साथ मारपीट नहीं करना है। तो इसमें पहला है तेभागा आंदोलन, दूसरा है ट्रेड यूनियन आंदोलन, तीसरा है जन आंदोलन और डी है सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था जो सत्य और अहिंसा के ऊपर बेस्ड था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है चिपको आंदोलन चलाया गया कब? चिपको आंदोलन कब चलाया गया? 1973 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में और 1999 ईस्वी में। तो चिपको आंदोलन चमोली में उत्तराखंड में 1973 में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई थी? तो दलित पैंथर्स भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स का डिटेल्स और चैप्टर के वीडियो में किया है जब मैंने नोट्स को पढ़ाया है। तो दलित पैंथर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1972 में हुआ। दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चिपको आंदोलन के अगुवाई किसने की। मतलब चिपको आंदोलन तो हुआ, महिला पेड़ से चिपक गई, लेकिन इसके बाद उसका अगुवाई किसने किया, तो उसमें नाम आएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चिपको आंदोलन के लिए सबसे आगे नेता के रूप में खड़े होने वाले व्यक्ति का नाम सुंदरलाल बहुगुणा था। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है अभिकथन वाले प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन ए कहता है सामाजिक आंदोलन समाज को जोड़ने का काम करता है। कारण है उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों में एकजुट किया था। तो ये दोनों कथन तो सही है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड भी हमारे पास अभिकथन वाले प्रश्न है। औपनिवेशिक राज प्रायः अपनी संरक्षण का वितरित जाति के आधार पर करते हैं। कारण है लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए जाति का बहिष्कार करना एक मजबूरी थी। अभिकथन ए जो है औपनिवेशिक राज प्रायः अपनी संरक्षण का वितरण जाति के आधार पर करता है, ये तो सत्य है, लेकिन कारण क्या कहता है लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक अथवा राजनीतिक पहचान के लिए जाति का बहिष्कार करना एक मजबूरी थी, ये गलत है। तो ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, हाँ ये हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक नंबर 2 के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे उनका वीडियोस कंप्लीट हो गया है और ये बुक नंबर 2 था। बुक नंबर 1 के वीडियोस ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। ये दोनों वीडियोस आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आप कह सकते हैं लॉन्ग आंसर में भी आपका मदद करेगा। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन का ये सीरीज था जो बुक नंबर 2 में था। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।